Greetings everyone, welcome to commerce classes and today we'll be taking up another problem of branch accounting. इसमें जो main focus है apart from other adjustments, focus is on calculation of stock. It's a very important adjustment in respect of branch accounting. वेदर वी सॉल्व क्वेश्चंस बाय डेटा सिस्टम या आप कोई और मेथड यूज़ करते हो, डिपेंडेंट ब्रांच हो इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, जो स्टॉक की कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई हैव इंक्लूडेड दिस इन अ डेटा सिस्टम in this question. Okay, now let us look at the information. So you are given the information that we are to prepare branch account in the books of head office from the given transaction. So that is quite common. This is what we do. यही तो करना है हमें, ब्रांच अकाउंट बनाना है ना. इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक ईयर का ध्यान रखो बिकॉज दिस ईयर विल गाइड यू अबाउट आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट्स. ठीक है ना. अच्छा, नाउ लुक एट द इंफॉर्मेशन. बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2019. तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया इस ईयर का. तो देखो कितने बैलेंसेस हैं. स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, पेटी कैश है, फर्नीचर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. सो यू हैव गॉट ऑल दीज बैलेंसेस जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है, बाकी सारी एसेट्स हैं. सो नेट बैलेंस आता है या फिर एसेट्स एक तरफ, लाइबिलिटी दूसरी तरफ एज अ बैलेंस लिख देते हैं. अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया. ये तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, ब्रांच को हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे. कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये ब्रांच अपने लेवल पर ट्रांजैक्शंस कर रही है. कैश पेड बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस. अच्छा, अब यहाँ पर जो डेटर्स हैं वो हेड ऑफिस को सीधे कैश भेज रहे हैं. तो ये जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को तो कैश ब्रांच से आनी चाहिए ना. ब्रांच के डेटर्स डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर रहे हैं हेड ऑफिस को तो ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन बन जाती है एंड वील हैव टू इंक्लूड ब्रांच इन बिटवीन. ठीक है, तो हमें ये नहीं रिकॉर्डिंग करनी है, हमें रिकॉर्ड इस तरह से करना है एज इफ डेटर्स आर पेइंग मनी टू ब्रांच एंड ब्रांच इज पेइंग मनी टू हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस को इनडायरेक्टली ब्रांच से ही पैसा मिल रहा है. ठीक है, तो ये तो हेड ऑफिस को पैसा मिला, उसकी एंट्री होगी. देन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस. आप पैसा भेज रहे हो रेंट के लिए, सैलरी के लिए, पेटी कैश के लिए. अच्छा, इंश्योरेंस के लिए डेट्स दे रखी हैं. अब ये देखो, आप इंश्योरेंस दे रहे हो 30 जून तक, आपका ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च तक. इसका मतलब ये जो 1 ईयर की इंश्योरेंस है इसमें 3 मंथ्स की इंश्योरेंस प्री पेड है. ठीक है, तो पैसा तो पूरा आ रहा है, नो डाउट पैसा आ रहा है, बट एंड में क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा. कितना, दिस इज़ फॉर 12 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का आपका एडवांस में है, ये क्लोजिंग बैलेंस बचेगा. मतलब एंड में इतनी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं. अच्छा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है. सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो ये डेटर्स और ब्रांच और डेटर्स की ट्रांजैक्शन है. पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो ये ब्रांच अपने पेटी कैश में से पे कर देगी. कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर से पैसा आ गया. तो देखो ब्रांच को पैसा कहाँ से आ रहा है, ब्रांच इज गेटिंग मनी फ्रॉम कैश सेल्स, ब्रांच इज गेटिंग मनी फ्रॉम डेटर्स. तो ये सारा पैसा ब्रांच को रेमिटेंसेस के थ्रू भेजना होता है. ठीक है ना, तो ये रेमिटेंसेस का पार्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ब्रांच को कैश मिल रही है एक्सपेंसेस के लिए, वन में वॉन्डर की, ये भी तो पैसा आ रहा है, ये भी तो कैश में जाएगा. आप लिख सकते हो, लेकिन ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा क्योंकि पैसा मिला और आपने दे दिया एक्सपेंसेस पर. यू आर नॉट अलाउड टू कीप, यू मीन्स ब्रांच हियर. ठीक है ना, ब्रांच को ये पैसा नहीं रखना, उसे ये एक्सपेंसेस पर ही स्पेंड करना है. तो ब्रांच के पास पैसा आएगा और चला जाएगा. इवन इफ यू राइट इट विल बी प्लस एज वेल एज माइनस है. ठीक है ना. अब है डिस्काउंट अलाउड, तो आप डिस्काउंट किसको अलाउ करते हो, अपने डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को. तो ये तो ब्रांच ने डिस्काउंट अलाउ किया अपने डेटर्स को. सो ये हो गई उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन, ये डेटर अकाउंट में आएगा पर ब्रांच में नहीं आएगा. अच्छा, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 50% ऑन कैश बेसिस. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को फोकस कहाँ पे रख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक पर. बाकी सब चीज़ें आर देयर विच यू डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो एक्सेप्ट फॉर स्टॉक. अच्छा, अब जब सेल की बारी आ रही है तो आपको सेल कैसे करनी है, कॉस्ट प्लस 50% ऑन कैश बेसिस. इसको कैसे मैथमेटिकली लिखोगे, ये परसेंट किस पे बेस्ड है, कॉस्ट का 50% प्लस कर दो, है ना. और जब कैश सेल करेंगे, ये भी साथ में लिखा है. इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, तो आप इसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे 50%, तो आपका जो कैश सेलिंग प्राइस है वो कितना बन जाएगा, 150.
ठीक है, ये हो गई हमारी स्टॉक की इंफॉर्मेशन कि अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 150 होगा जब कैश बेचते हो। हाउएवर एन एडिशन ऑफ 10% टू दिस प्राइस, मतलब अब जो प्राइस बन के आया उसमें 10% और ऐड कर दो अगर क्रेडिट सेल करते हो। तो जो क्रेडिट में सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो प्राइस आया है इसका 10% और ऐड करो। ठीक है, सो ये हो गया 165, इसका 10% बनेगा 15, सो इट इज़ 165। सो ये जो स्टॉक की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें प्राइस, जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है प्राइस में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपको समझना है अच्छे से। सपोज यहाँ पर कॉस्ट प्लस 50% की जगह दे देते हैं कि गुड्स आर सोल्ड इन सच अ मैनर और सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ से 30% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब प्रॉफिट का कंपोनेंट किस पे होता, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है ना, आप कहते हो 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो अ, ये थोड़ा साइड में कर रहे हैं, 30% ऑफ सेलिंग प्राइस है आपका प्रॉफिट। तो अब ये जो परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे बेस्ड है। दैट मीन्स in such case our selling price is going to be 100, our profit is going to be 30, our cost price will be 70। भाई 70 ही तो आपका कॉस्ट होगा ना। अगर आप 100 रुपीज़ में इस चीज़ को सेल करके 30 का प्रॉफिट कमा लेते हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 70। तो यहाँ पर 70 30 मतलब 70 और 100 लिखते हैं और फिर ये आपका क्रेडिट सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली जो भी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन देना है फर्नीचर पर 10% पर एनम, तो फर्नीचर पर हमारा 10% डेप्रिसिएशन हो गया ऑन WDV बेसिस। ठीक है, ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश टू हेड ऑफिस ऑन वीकली बेसिस, सारा पैसा रेमिट कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि यही करना होता है डिपेंडेंट ब्रांच में, नथिंग न्यू। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमने स्टडी तो कर लिया, अब नाउ वी आर टू एनालाइज इट। सो पहली चीज़ होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस चेक कर लो। सो ओपनिंग बैलेंसेस आर ऑल गिवन। ठीक है, सेकेंड हो गया क्लोजिंग बैलेंसेस। अब क्लोजिंग बैलेंसेस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट स्टेटमेंट्स। जो भी बैलेंस नहीं दे रखा उसकी स्टेटमेंट बना लो। तो अभी स्टॉक को फॉर द टाइमिंग छोड़ते हैं, बाकी डेटर्स देखो। आप डेटर अकाउंट बना सकते हो, पेटी कैश अकाउंट बना सकते हो, फर्नीचर का अकाउंट भी बना सकते हो, बट फर्नीचर में एक ही ट्रांजैक्शन है, हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हैं। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तो पिछले साल के थे, ये तो एडजस्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है। सो अब जो इनका बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, वो कैसे दिखता है, जो हमें अब एक्सपेंसेस दिए हमें। सो राइट नाउ जो एक्सपेंसेस आपको जो कैश मिली है एक्सपेंसेस के लिए, उसमें सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस है। सो एंड में आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक ऑल दी अकाउंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद से डेटर अकाउंट बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक एक करके सारे अकाउंट बनाएंगे। सो ये सारी आपकी वर्किंग नोट की स्टेटमेंट्स हैं। यू मे नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर अकाउंट। आप सारे नाम पूरे नहीं लिखोगे, आप सीधे इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। ठीक है, डेटर्स का बैलेंस है 1,68,000। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन मेक अकाउंट ऑन योर ओन ऑल्सो, खुद से बना के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो डेटर्स में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, डेटर की ट्रांजेक्शन पिक करो। ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जैसे हम करते थे ना सिंगल एंट्री सिस्टम, कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे पिक कर लो, उसे लिख दो। सो क्रेडिट सेल से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्रेडिट सेल आ गई 21,97,800 क्रेडिट सेल। ठीक है, अब उसके बाद है डेटर्स ने हेड ऑफिस को पैसा दे दिया, तो हेड ऑफिस को अगर वो पेमेंट करते हैं तो वो उनका अमाउंट कम हो जाएगा, है ना। इसे हेड ऑफिस लिखो या कैश अकाउंट लिखो, ये हमारी मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स है। अच्छा, और डेटर्स के साथ कुछ है, यस, जस्ट रीड एवरीथिंग। सो रिकॉर्ड एवरीथिंग फॉर द डेटर्स। तो यहाँ चेक करते हैं, वी हैव गॉट गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अगर हो गई तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न हो गई 99,000 की। देन यू हैव कैश कलेक्टेड, डेटर्स से पैसा मिल गया। ठीक है, सो कैश आ गई 16,20,000। देन यू हैव डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट भी लिख दो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे हैव योर बेड डेट्स ऑल्सो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑल्सो। सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते जाओ। ठीक है, ओके, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सो वील कैलकुलेट बैलेंस कैरी डाउन।
ओके, ये आ गया हमारा बैलेंस कैरी डाउन 3,69,600। यू कैन चेक द टोटल्स। ओके, अच्छा अब अगली एसेट क्या थी, डेटर्स के बाद था पेटी कैश। ओके, तो हम पेटी कैश भी बना लेते हैं। पेटी कैश अकाउंट एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेते हैं। ओके, पेटी कैश में बैलेंस कितना है हमारे पास, वी हैव 18,000। ठीक है, अब पेटी कैश से रिलेटेड चीज़ें लिख लो। पेटी कैश मिल गई 48,000, हेड ऑफिस से पैसा आया 48,000। उसके बाद आपने पेटी एक्सपेंसेस पे किए 52,200। ठीक है ना। अच्छा, और कुछ नहीं है तो बैलेंस कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पेटी कैश का बैलेंस 13,800। अच्छा, कई बार पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम पे होती है, तो इम्प्रेस सिस्टम में हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो उसमें और कैश मिलेगी, हेड ऑफिस और कैश भेजेगा ताकि आपका बैलेंस 18,000 रहे। अच्छा, अब है फर्नीचर। सो फर्नीचर में तो एक ही एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन। उसे चाहे आप स्टेटमेंट में लिख दो या आप अकाउंट बना लो। तो इसका बैलेंस हो गया हमारे पास 1,44,000। डेप्रीसिएशन देना है 10%, 14,400। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 1,29,600। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब आते हैं फाइनली हम स्टॉक अकाउंट पर। ठीक है, क्योंकि हमें स्टॉक अकाउंट भी बनाना है। ओके, क्योंकि स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, सो ऑल बैलेंसेस आर टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब स्टॉक अकाउंट हम बनाते हैं एट कॉस्ट, बिकॉज हमारा जो स्टॉक है वो कॉस्ट पर सेंड किया जा रहा है, तो कॉस्ट पर ही इसका बैलेंस आना चाहिए। सो नाउ वी विल पिकअप जितनी भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ कॉस्ट पे कन्वर्ट करके लेनी है। ठीक है, सब कॉस्ट पे। सो ओपनिंग बैलेंस 4,80,000 कॉस्ट पे ही है। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स तो कॉस्ट पे सेंड हो रहे हैं। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच 39,60,000। ठीक है, ये सेंड हो गए। अच्छा, उसके बाद है कैश सेल। अब जो कैश सेल है उसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, तो हमें एट कॉस्ट लिखना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमने फॉर्मेट अपना बनाया था ना सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, उसको याद रखो। देखो हमारा क्या था, इस प्रोपोर्शन 100 रुपीज़ कॉस्ट होगी तो कैश में आप उसे 150 पे बेचोगे और क्रेडिट पे आप उसे 165 पे बेचोगे। अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो हम कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं स्टॉक की। कॉस्ट से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट निकाल सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ये है कैश सेल। तो कैश सेल तो यहाँ लिखेंगे ना, कैश सेल है 39,60,000। सो अगर ये आपकी कैश सेल है तो आपका इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सो यहाँ पर आता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें सॉल्व कॉस्ट ही करनी है। ठीक है, सो 100 इंटू 39,60,000 डिवाइडेड बाई 150। इसको प्रोपोर्शन से जब सॉल्व करते हैं तो एक सिंपल तरीका होता है प्रोपोर्शन बनाने का। ये कॉस्ट और ये सब लिखने के बिना भी कर सकते हैं। अगर हमें एक चीज़ को कन्वर्ट करना है दूसरे में, तो कन्वर्जन की रेशो में जो कन्वर्जन रेशो है, इस रेशो में हमेशा न्यूमरेटर इज़ व्हाट वी वांट। हमें क्या कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर होता है, एंड डिनोमिनेटर होता है व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है उसको कन्वर्ट करना है जो हमें चाहिए, तो इसी का प्रोपोर्शन लेना है। सो 39,60,000 को ऐसे क्रॉस में लिखने की जगह हम सीधे भी 100/150 कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन भी बना सकते हो कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 150 देन कॉस्ट इज़ 100, ऐसे लिखते हैं ना आप इक्वेशन। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 150 then cost is 100. If selling price is 1 then cost is 100/150. So if selling price is 39,60,000 तो selling price का cost कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो डिफरेंट वेज हैं, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन ले सकते हैं। सो आप यहाँ पर सीधे भी लिख सकते थे 39,60,000 इंटू 100/150। अगर इसमें कोई आपको कहे कि नहीं हमें तो प्रॉफिट सॉल्व करना है सिर्फ, तो देखो 100 से 150 के बीच में प्रॉफिट का कंपोनेंट है 50 रुपीज़।
ठीक है ना। अब ये सेलिंग प्राइस है, तो इसमें से अगर प्रॉफिट सॉल्व करना है तो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन होगा 50/150। प्रॉफिट किसके बेसिस पे निकाल रहे हो? सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। सो जो भी सॉल्व करना है उसका अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ले लेते हैं। सो ये आ गया 26,40,000। अच्छा, उसके बाद आपका स्टॉक गया क्रेडिट सेल में, ठीक है ना। तो अब क्रेडिट सेल एट कॉस्ट, तो सेल तो थी 21,97,800। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? सो प्रोपोर्शन अप्लाई करो। हमें क्या सॉल्व करना है? व्हाट वी आर टू सॉल्व इज कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तो 100 है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस ये जो दे रखा है वो क्या है? सेलिंग प्राइस कितना है? तो क्रेडिट सेल के लिए सेलिंग प्राइस था 165। प्रोपोर्शंस को हैंडल करना बहुत ईजी होता है इन केस आप इसको प्रॉपरली समझ लो, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लो। 21,97,000, ठीक है। $800 इंटू 100/165, ठीक है। तो ये आ गया 13,32,000। ओके, अब और स्टॉक की ट्रांजैक्शंस क्या हैं? अब ये तो कैश है, ठीक है। स्टॉक ढूंढो, स्टॉक को लिखना है, स्टॉक का अकाउंट बना रहे हो। स्टॉक कहाँ है? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अगर आप हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करते हो तो आपका स्टॉक कम हो जाता है ऑफिस में, मतलब ब्रांच में, 48,000 से। अब ये आ गई सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर सेल रिटर्न हो रही है तो ये ब्रांच का स्टॉक है, तो अगर ब्रांच सेल करती है स्टॉक कम होता है, लेकिन अगर कस्टमर वापस कर दे तो स्टॉक बढ़ भी तो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न आएगी, बट रिमेंबर एवरीथिंग एट कॉस्ट। तो अब ये 99,000 जो है इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी, इसका कॉस्ट है 100 इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 165, यही है ना। तो यहाँ पर अब इसका कितना आ जाएगा कॉस्ट? 60,000, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मान लो ये कहते हैं सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस डायरेक्टली, डेटर्स ने हेड ऑफिस को भेज दिया, तो ब्रांच के स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाय एजम्पशन ब्रांच में स्टॉक आया और साथ के साथ रिटर्न भी हो गया, तो ये दोनों साइड रिकॉर्ड हो जाता है। सो हमें बेसिकली ये देखना है कि ब्रांच में स्टॉक की क्या पोजीशन है, कितना स्टॉक है ब्रांच के पास। तो स्टॉक की ट्रांजैक्शन एट कॉस्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब बैलेंसिंग कर लो इसकी, तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा स्टॉक कितना है? 4,80,000, और किस पे है? कॉस्ट पे है, ठीक है। सो अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। नाउ वी कैन प्रोसीड ऑन टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। अब जब ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, तो अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप बना सकते हो दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर, कौन सा ईयर है? 2019-20, ऐसे लिख दो, या फिर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 1920 लिख सकते हो। ऑल राइट, ओके। अब इसमें हमें क्या क्या लिखना है? जो हमने एनालिसिस किया हुआ है ना वो सारा लिख दो। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास? स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, हर एक को ब्रांच के साथ लिख सकते हो। ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ठीक है, ब्रांच फर्नीचर, ठीक है, ब्रांच प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम या तो यहाँ माइनस कर लें या दूसरी तरफ लिख लें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तो सीधे आ जाएंगे 25,200। इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सारे अमाउंट्स आप जब इसमें डालोगे, सो व्हाट विल यू बी हैविंग? स्टॉक है आपका 4,80,000, डेटर्स 1,68,000, पेटी कैश 18,000, फर्नीचर 1,44,000, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 13,800।
ठीक है ना, टोटल कर दो। ये इनर कॉलम में हमने लिख दिया 8,23,800 आ गया हमारे पास इसका टोटल। अच्छा, अब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस। नाउ रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। गुड्स सेंट, सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। सो गुड्स सेंट कितने थे? अब मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन से पिक करोगे। गुड्स कैन बी सेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ब्रांच को गुड्स कितने भेजे गए हैं? ब्रांच को गुड्स भेजे गए हैं 39,60,000 के। ये डायरेक्ट भेजे थे और इसके अलावा भेजे नहीं हैं। इनडायरेक्टली ब्रांच को कहीं और से गुड्स नहीं मिले, सो गुड्स सेंट यही रहेगा। दूसरी तरफ गुड्स रिटर्न्ड, तो जो ब्रांच गुड्स रिटर्न करती है, ठीक है, वो भी आप डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकती है या इनडायरेक्टली भी रिटर्न कर सकती है। डायरेक्टली का मतलब है ब्रांच ने खुद से रिटर्न किए, जैसे यहाँ पर 48,000 है। इनडायरेक्टली में क्या है कि ब्रांच का कस्टमर जाके हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कराता है या ब्रांच किसी और दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज देती है। तो ये सब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि ब्रांच से गुड्स बाहर चले गए, तो अगर ब्रांच के गुड्स निकल गए तो वो यहाँ रिटर्न में आ जाते हैं। अच्छा, अब कैश सेंट आ जाती है। सो कैश अकाउंट, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारी कैश हेड ऑफिस ने भेजी है। अब हेड ऑफिस किसी भी पर्पस के लिए कैश भेज रहा हो, चाहे वो रेंट के लिए भेज रहा हो, चाहे वो सैलरी के लिए भेज रहा है, या वो पेटी कैश के लिए भेज रहा है, फॉर एनी पर्पज़ इफ़ हेड ऑफिस इज सेंडिंग कैश, तो वो एंट्री होगी। क्योंकि हम एंट्री इसकी नहीं कर रहे हैं कि ब्रांच ने क्या पे किया, हम एंट्री कर रहे हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। सो इफ़ हेड ऑफिस इज सेंडिंग कैश इट विल बी रिकॉर्डेड। सो ये रिकॉर्ड हो गया आपका 6,92,400 कैश सेंट। अब कैश रेमिटेड, तो रेमिटेंसेस, अब रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जितना भी ब्रांच को पैसा मिला है वो सारा ब्रांच को रिटर्न करना है, विच इज़ इक्वल टू कैश सेल। सो रेमिटेंसेस में कैश सेल हो गई 39,60,000 एंड कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सो डेटर से आपको मिला 16,20,000, ठीक है ना। और इसके अलावा और कोई कैश है जो ब्रांच ने भेजी है? हाँ जी, ये था ना, आपके डेटर्स ने हेड ऑफिस को डायरेक्टली पैसा भेज दिया था, ठीक है। सो ये इनडायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा मिल गया, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स। सो टोटल ब्रांच से जो हेड ऑफिस को कैश मिली है वो है 58,44,000, ठीक है। गुड्स सेंट का मतलब ब्रांच को कितने गुड्स मिले, गुड्स रिटर्न का मतलब ब्रांच से कितने गुड्स रिटर्न हुए, किसी भी तरह से हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कैश सेंट मतलब कैश जो है ब्रांच को भेजी। अब हेड ऑफिस खुद से भेजे या किसी और के थ्रू सेंड करे, कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को कैश चली गई है आ जाएगा। अब कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, चाहे ब्रांच डायरेक्टली रेमिट करे या कोई और पार्टी ब्रांच के बिहाफ पे करे, तो वो ब्रांच से ही मानी जाएगी पेमेंट। सो ये डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट पेमेंट हो ये सब आ जाता है, ठीक है। अब ये आ गए यहाँ पर। अब फाइनली इन ट्रांजैक्शंस के बाद हमें क्या करना है? बैलेंसेस। तो बैलेंसेस हम यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस है वहीं से इसको उठाते हैं। तो स्टॉक का बैलेंस आ गया 4,80,000, ये नहीं है, दिस इज दिस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 3,69,600। देन यू हैव पेटी कैश, पेटी कैश का बैलेंस आ गया आपके पास 13,800। देन यू हैव फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस आ गया 1,29,600। फिर यू हैव प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं इस बार प्रीपेड इंश्योरेंस है। अमाउंट देखो यहाँ पे था 3 मंथ्स का। सो 1/4 कितना हो गया 4,800, ठीक है। ये सारे आ गए आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस। तो टोटल कर लो 9,67,800। ओके, सो ये हो गई हमारी दोनों साइड। जब हमने इसमें सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, नाउ इट टेक्स द शेप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर ले लेता है, मतलब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉफिट मिलेगा। जो बैलेंसिंग फिगर इसमें आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है 14,38,800,
तो ये हो गया ब्रांच का प्रॉफिट जिसे जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं अंडर डेटर सिस्टम। सो यू मे वॉन्डर कि इसमें प्रॉफिट कैसे निकलता है। इसमें प्रॉफिट इस तरह से निकलता है कि जो भी प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली इसमें एडजस्ट हो गए हैं। जैसे जब आपने ब्रांच फर्नीचर यहाँ लिखा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आपका ये कम हो गया है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन से ये कम हो गया, इसका मतलब जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारी जो डिफरेंस है वो इतने अमाउंट से कम ही रहेगा ना। अगर मैं यहाँ टोटल फर्नीचर 1,44,000 लिखती तो ये डिफरेंस ज़्यादा आता ना। इफ़ आई हैड रिटर्न हियर 1,44,000, ये ज़्यादा आता, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली इस बैलेंसिंग फिगर पे पड़ा। सिमिलरली आपके जो कैश आपने भेजी, जो एक्सपेंसेस हैं, वी यूजुअली से ना कि एक्सपेंसेस तो ड्यू बेसिस पे होते हैं, तभी तो प्रॉफिट सही निकलता है। अब हमने तो नहीं लिखा, हमने तो एक्सपेंसेस की जगह कैश लिखा है, लेकिन उसका इफेक्ट आ गया। इफेक्ट कैसे आया, जैसे ये इंश्योरेंस की कैश इतनी थी, अब अगर आप यही लिखते तो आपका ये जो फिगर है इतने अमाउंट से कम रहता, प्रॉफिट का फिगर 19,200 से कम रहता। पर क्योंकि आपने प्रीपेड अमाउंट एज अ क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया तो नेट इफेक्ट तो आ गया ना। तो नेट में तो आपने उतनी ही इंश्योरेंस लिखी है ना जितनी इस ईयर को बिलोंग करती है। ठीक है, सेम चीज़ अप्लाइज फॉर आउटस्टैंडिंग डेटर्स। अब डेटर्स हैं आपके, जैसे आप डेटर्स यहाँ पे लिख रहे हो ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, तो ये एडजस्टमेंट के बाद आया है ना। सो ऑटोमेटिकली द इफेक्ट ऑफ बैड डेट्स और इफेक्ट ऑफ डिस्काउंट, एवरीथिंग हैज़ गॉन इन टू दिस, सो दैट हैज़ इनडायरेक्टली अफेक्टेड दिस बैलेंसिंग फिगर। सो ये जो बैलेंस प्रॉफिट आता है इट इज़ ऑन ड्यू बेसिस। जो हमारा अकाउंट्स का सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री एंड ड्यू बेसिस, क्योंकि ये जो हमने इसमें पोस्टिंग्स की हैं they indirectly brought this effect into this amount. ठीक है, so I hope this calculation part and all the working of branch account is clear. Now next time we'll be working on invoicing. जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं कि गुड्स आर सेंट ऑन कॉस्ट बेसिस, आप कॉस्ट पे गुड्स भेज रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से वील बी स्टार्टिंग विद इन्वाइसिंग एंड मीनवाइल यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो. This is another question that you can work on just to practice whether you have understood the questions or not. तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें similar kind of transactions are given and you can solve this. You can pause the video and later on जब आपने solve कर लिया क्वेश्चन तो आप अपने आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो. All right. So this is how the accounts will appear. ठीक है, so this will be your branch account and a goods sent to branch account. All right, so stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.